हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी रोशन गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले समझना होगा कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें क्या होता है, कई सारे समुदाय होते हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो उनका एकजुट आना, एक साथ आना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। एक नॉर्मल वे में आपको मैंने समझाया कि फंडामेंटली क्या होता है। जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ अलग जातियों के लोग हैं, कुछ दूसरी जातियों के लोग हैं, कुछ ट्राइब्स हैं। अगर उन सबको मिला दिया जाए, सबके मुखिया सब लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो इसे ही कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। अब जरा समझिएगा कि कई सारे जो देश हैं, जब उसमें विकास हुआ तो देखने को मिला कि कुछ ऐसे दल हैं जो बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसे दल हैं जो बहुत लो क्वालिटी के हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ज्यादा पावरफुल है वो लो वाले को दबाना चालू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर इन लोगों में भी आक्रोश आता है, तो कुछ लड़ाई होती है और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो कुछ इस कदर ही चैप्टर में क्या होगा, पहले कुछ लड़ाइयाँ होंगी, फिर बाद में सब नॉर्मल होगा। दो देशों की कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। कहानी को जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। एकदम चैप्टर के नाम से रिलेटेबल क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्यों? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को क्या करता है, कम करता है। आपको पता है कि जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं तो सीधी सी बातों में लड़ाइयां होंगी, है ना, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग है। ऐसे नहीं कि ये ग्रुप गलत है, ये ग्रुप सही है। सबकी विचारधाराएं अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, इसलिए उनके बीच में कुछ टकराव तो होते ही रहते हैं। तो जैसे ही सत्ता की साझेदारी आती है, यानी कि जैसे ही सबके मुखिया मिलने लगते हैं, तो ये जो टकराव है, जो आपसी टकराव है, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब सेकंड बात है कि लोकतंत्र के मूल्यों के अनुकूल है। यानी कि सीधी सी बात है, देखिए हर ग्रुप से एक एक नेता को चुना जाता है। आपको पता है कि जब आपका वार्ड है, आपका एरिया, वहां से भी आप एक नेता को चुनते हैं। हर तरह के नेता फिर लोकसभा में जाते हैं, फिर लोकसभा में आपकी बातों को रखा जाता है, तो हर तरह की बातों को वहां तक पहुंचाया जाता है। तो लोकतंत्र भी आपका कायम रहता है। तीसरा पॉइंट है, ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। जरा एक एग्जांपल सुनेगा। मान लीजिए एक देश में दो कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, एक ए कैटेगरी के लोग और दूसरे बी। अगर मान लीजिए जो सारे नेता हैं, सारे नेता वो कहां से जाए, ए कैटेगरी के हों, तो जहां मेन वो हेड में जाएंगे, केंद्र में जाएंगे, तो सारे फैसले, सारे रूल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस ए के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इन बी वाले लोगों का क्या होगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता आती है, यानी कि हर तरह के लोगों का ध्यान रखा जाता है। और इससे क्या होता है, इसी से रिलेटेबल है हमारा चौथा पॉइंट कि इसमें हर समुदाय के लोग, हर तरह के लोगों की भागीदारी हमारी राजनीति में बनती रहती है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं दो कंट्रियों के बारे में। आप एक देश को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिस देश का नाम है श्रीलंका। बहुत अच्छे से जानते होंगे, एकदम हमारे पास में ही है, जस्ट पैरों के पास, पैरों के पास नहीं, मतलब नीचे की साइड है हमारा श्रीलंका, छोटू सा। तो जो श्रीलंका है, आपको पता है जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो हमारे देश से लोगों को पकड़ के ले जाते थे श्रीलंका, वहां पे बगानों में काम कराने के लिए। तो क्या होता है कि हमारे जो देश के तमिल थे, जो तमिल लोग थे, तमिल लोगों को कहाँ ले जाया गया, श्रीलंका ले जाया गया। जब तमिल श्रीलंका में गए तो उस टाइम से क्या हो गया, वो वहीं बस गए, फिर उनके बच्चे हुए, बाकी जितने भी तमिल, कुछ तमिल लोग क्या हो गए, श्रीलंका में ही बस गए। श्रीलंका के कुछ कुछ खुद सेम भाषा बोलने वाले लोग थे, जिन्हें कहा जाता है सहेली भाषी। क्या कहा जाता है, सहेली भाषी। वो लोग जो श्रीलंका के ही होते हैं। तो कुल मिला के एक आंकड़ा, इस आंकड़े को याद रखिएगा, एक मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका में दो तरह के भाषा वाले, मेनली भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक है आपके सहेली भाषा जो 74% है, और दूसरा आपके तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो 18% है। 7% ऐसे लोग हैं जो तमिल और सहेली दोनों भाषा बोल लेते हैं, और कुछ 1% यहाँ वहां की बातें बोलने वाले लोग हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि यहाँ पे दो ग्रुप हमने बांट दिए। एक है आपका तमिल जो कि 18% के साथ है, और दूसरा है हमारा सहेली जो कि 74% के साथ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सहेली वाले होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो तमिल वालों पे क्या बनाना चालू कर देते हैं, दबाव बनाना चालू कर देते हैं, है ना। अब ये सबसे पहले एक काम करते हैं, एक एक्ट लाते हैं जिसके तहत ये अपनी सहेली को ही राज्य भाषा घोषित कर देते हैं, है ना। अब तमिल वालों को तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेन जो राज्य भाषा हो गई वो सहेली हो गई। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे शिक्षा संस्थान है, जो श्रीलंका के सारे शिक्षा संस्थान है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहां पे सहेली भाषा का प्रयोग किया जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा कि जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, जितने भी बड़े ओहदे की बातें हैं, वहां पर सारे लोग सहेली ही होंगे, क्योंकि उन्हें ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। और तमिल वाले चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, एक रीजन है कि उन्हें सहेली बोलना नहीं आता। अगर सहेली बोलना आता तो कुछ कर सकते। तो इस तरीके से तमिल जो लोग थे उन्हें बार बार वहां प्रताड़ित किया जाता था। कहां पे, श्रीलंका के अंदर।
उन्नीस आजादी की बात हो रही है, आजादी से पहले की बात नहीं कर रहे। जिस हमारा देश आजाद हुआ 1950 के टाइम पे, तो उसके बाद की ही बात है ये। वहां पर जब ऐसी बातें चलने लगी तो फिर क्या हुआ, वहां पे धीरे धीरे चीजों को नॉर्मल किया गया, है ना। उसके बाद आपको पता है राजीव गांधी ने भी फिर वहां पे अपनी मिलिट्री भेजी थी इंडिया की, फिर वहां पे लड़ाइयां हुई थी और उसी के चक्कर में हमारे राजीव गांधी भाई साहब को मार दिया गया। एक ह्यूमन बम बन के एक औरत आई थी, जो कि एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। उसमें क्या था कि वो ह्यूमन बम बनकर आती है, मतलब आपके अंदर बम लेके आती है और वो राजीव गांधी के बगल में खड़ी हो जाती है, और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो उसके पैर छूती है और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाते हैं और हर तरफ बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। वो खुद भी मर जाती है, ऐसा नहीं खुद बचते हैं। तो राजीव गांधी की इस तरह से मौत हुई थी, और ये केस था आपका श्रीलंका का, उसी से रिलेटेबल ये केस था जिस वजह से राजीव गांधी की मौत हुई। तो श्रीलंका की स्टोरी आपको समझ में आ रही है क्या? कई बार रिवीजन करते हैं। एक आपका सहेली भाषा लोग 74%, तमिल कितने 18%, दोनों बोलने वाले 7%। सिहलियों ने तमिलों को दबाया था। कैसे दबाया था? शिक्षा संस्थानों में सिर्फ सहेली पढ़ाई जाती थी, एकमात्र राजभाषा सहेली थी, जहां भी बड़े ओहदे की जॉब होती थी वो सहेलियों को मिलती थी। तो इस तरीके से चल रही थी हमारी किसकी कहानी? श्रीलंका की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टोरी की। सेकंड स्टोरी है हमारे बेल्जियम की। जो बेल्जियम था वहां पर भी कुछ ऐसा ही था, वहां भी दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक थे डच भाषा बोलने वाले और दूसरा था फ्रेंच भाषा बोलने वाले। लेकिन यहाँ पे बात ये थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पे जो वीक था ना उनका ही दावेदार चलता था। जरा समझिएगा कि एक थे डच भाषा बोलने वाले लोग, डच भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ 20% थे, और एक थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, वो टोटल थे 80%। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ्रेंच वालों ने तो एकदम ही मौज काट दी होगी, बट ऐसा नहीं है। फ्रेंच भाषा वाले लोगों को ही दबाया जा रहा था। जो डच भाषा वाले थे ना, जो सिर्फ 20% थे, वो क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध थे, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा था। तो जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, 20% होने के बावजूद वो 80% फ्रेंच भाषा वालों पे भारी पड़ने लगे थे। और जैसा सहेली लोग तमिल के साथ करते थे, ऐसा ही इन्होंने भी डच वालों ने फ्रेंच वालों के साथ करना चालू कर दिया। बेशक ये लोग संख्या में कम थे, बट इन पे पावर ज्यादा थी, पावर ऑफ मनी। तो ये क्या करते थे कि वहां पे मेन जो राजभाषा थी वो क्या होती थी? डच होती थी। उसके बाद उन्हें क्या होता था कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थान थे उसमें फ्रेंच वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, डच वालों को प्राथमिकता दी जाती थी। और जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती थी वहां पर भी क्या डच वालों को प्राथमिकता दी जाती थी, या फिर आप कह सकते हो फ्रेंच वालों को आने ही नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से चल रहा था। आपको दोनों स्टोरी अपने माइंड में रखनी है कि डच वालों के साथ कैसा कैसा श्रीलंका में कैसा हो रहा था, और दूसरा हमारे बेल्जियम में कैसा चल रहा था। ठीक है, बेल्जियम में डच वाले 20, फ्रेंच वाले 80%, डच वाले 20% होने के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से दबाव बनाए हुए थे, डोमिनेट कर रहे थे किसको? फ्रेंच वालों को। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। सबसे पहला है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। तो इसका आप लोग क्या लिखेंगे कि बहुसंख्यकवाद एक समाज के अंदर ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है, और अगर वो जिनकी संख्या ज्यादा है अगर उन्हीं की चल रही है तो इसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जो सहेली भाषा बोलते थे वो नॉर्मली किस धर्म से रिलेट करते थे? तो जो श्रीलंका में सहेली भाषा बोलने वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म से क्या करते थे? रिलेट करते थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। इसको मैं क्विज में भी डाल दूंगा, वहां भी कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा राइट आंसर लगाना है। वहां पे कई बार क्या करते हैं, जिस पे परसेंटेज ज्यादा आप उसे टिक कर देते हो। एक बार कमेंट चेक कर लिया करो, कमेंट में राइट आंसर होते हैं। कई बार क्या होता है कि रॉन्ग आंसर को ही बार बार टिक किया जाता है और रॉन्ग आंसर ही ज्यादा परसेंटेज दिखाने लगता है। तो अगर किसी की परसेंटेज ज्यादा दिखा रही है क्विज के अंदर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही आंसर है। एक बार कमेंट चेक कर लिया करो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा था? तो श्रीलंका में आधिकारिक धर्म मैंने बताया सहेली वाले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा होगा? बौद्ध धर्म होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एसएसटी की बाकी सारी वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में हर जगह प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी। मैथ्स की क्विक रिवीजन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। और यार व्यूज नहीं आ रहे यार, व्यूज बढ़ाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के